आज के लेक्चर में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, वो एनजीओज़ एंड ह्यूमन राइट्स है ये आपके मॉड्यूल जो सिलेबस का है उसमें से बहुत छोटा पोर्शन है, बट आई कंसिडर कि एनजीओज़ का जो रोल है ह्यूमन राइट्स इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म में वो इतना पिवटल और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ एट द हार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म। You can say कि NGOs जो हैं they are the catalysts or they are the sparks to ignite this human rights implementation mechanism and setting the benchmarks for the implementation of human rights standards। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि NGOs की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपको याद होगा कुछ साल पहले जो सेक्रेटरी जनरल थे UN के कोफी अन्नान साहब, उन्होंने ये कहा था कि दैट 21st सेंचुरी विल बिलोंग टू ह्यूमन राइट्स NGOs। तो और ये इसीलिए था कि यूनाइटेड नेशन और अदर एजेंसीज जो हैं और कमिटी ऑफ नेशंस इटसेल्फ हैव ट्रांसनेशनली स्टार्टेड फीलिंग एंड बिलीविंग द रोल ऑफ NGOs 90s में जब शुरू में आने लगी यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम्स में, तो इतना इनॉर्मिटी के साथ वो काम करने लगेंगे, इतना अंदाज़ा नहीं था। 1993 जो वियना कॉन्फ्रेंस ह्यूमन राइट्स की हुई, उसमें तकरीबन 840 NGOs ने पार्टिसिपेशन किया। 1993 वियना कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रिया में जो हुई ऑन ह्यूमन राइट्स, उसमें 841 टू बी प्रिसाइज NGOs ने वहाँ पार्टिसिपेट किया। और 1995 में भी जो कॉन्फ्रेंस हुई यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स पे बीजिंग में, 1995 में बीजिंग वाली, उसमें ह्यूमन राइट्स ने NGOs ने प्रेशराइज कराया कि विमेन के राइट्स को लेकर के जो है अलर्टनेस और इफ़ेक्टिव सिस्टम आना चाहिए। तो बहुत सारे रेजोल्यूशंस उसके बाद पास हुए इसको लेकर के। और आप देखेंगे जो UN का चार्टर है, UN चार्टर जो है आर्टिकल 71 में और रेजोल्यूशन नंबर 38 इटसेल्फ NGOs के रोल को एडमिट करता है। इकोसॉक जो है, इकोसॉक के पास NGOs रिपोर्ट्स दे देते हैं। तो अभी ज़रूरत क्यों पड़ती है ह्यूमन राइट्स की, NGOs की ह्यूमन राइट्स इम्प्लीमेंटेशन में, पहले इसको समझते हैं। ज़रूरत क्या है NGOs की? NGOs हैं क्या? NGOs आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो ह्यूमन राइट्स के फील्ड में हम देखना चाह रहे हैं, जो बहुत लोकल लेवल से लेकर के नेशनल लेवल यानी म्यूनिसिपल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक भी बड़े बड़े जायंट्स हैं। ट्रांसनेशनल NGOs भी हैं, जैसे चाइल्ड राइट्स एंड यू है, क्राई एक फाउंडेशन है, वो ट्रांसनेशनली काम कर रही है। जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच है, HRW जिसे कहते हैं। इसी तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल है, बहुत सारे NGOs हैं, आप उनके नाम में लिख लेता हूँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल से तो सब वाकिफ होंगे। चाइल्ड राइट्स एंड यू जिसे कहते हैं, क्राई, ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स वॉच, इस तरह HRW जिसे हम कहते हैं। इसी तरह फियान इंटरनेशनल है, ये फूड राइट्स को लेकर के काम करती है। ये कुछ NGOs हैं, ये तो सारे ह्यूमन राइट्स को लेकर के काम करती हैं, ह्यूमन राइट अब्यूज़ को लेकर के, बट कुछ का बहुत स्पेसिफिक सेकंड जनरेशन राइट्स पे काम करते हैं, जैसे फूड राइट्स पे लेकर के फियान एक NGO है। इसी तरह हैबिटेट इंटरनेशनल कोलिशन है, एक हैबिटेट इंटरनेशनल कोलिशन, ये हाउसिंग राइट्स को लेकर के दुनिया में काम कर रही है। इसी तरह सर्वाइवल इंटरनेशनल एक है, सर्वाइवल इंटरनेशनल, इसका काम है इंडिजीनियस पीपल के राइट्स को लेकर के, इंडिजीनियस या ट्राइबल पीपल, इंडिजीनियस जो ट्राइबल या इंडिजीनियस पीपल होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे NGOs दुनिया में हैं। तो NGOs हैं क्या कि वो लोकल से बहुत मिनिस्क्यूल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जा कर के काम करते हैं। अब काम कैसे करते हैं उसमें हम थोड़ी देर में डिटेल में जाएंगे, पर नीड उनकी क्यों पड़ी? नीड इसलिए पड़ी क्योंकि क्लासिकली NGOs प्ले ए कार्डिनल रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन of this human rights and attracting this attention of
nations towards human rights abuses or towards regulating or upkeeping the human rights standards. वो कभी कभार ऐसा करते हैं कि कोई बिल्कुल वैक्यूम होगा, लॉ ही नहीं होगा, तो वो लॉ क्रिएट करवाते हैं। कैसे, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। एनजीओज़ का ये भी काम है कि वो स्टेट मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करते हैं बाय रेंडरिंग असिस्टेंस और हेल्प। इसी तरह एनजीओज़ जो है वो कभी कभार जो है क्या कहते हैं, कैंपेन्स वगैरह के ज़रिए से नॉलेज फैलाते हैं उसकी, और रिपोर्टिंग करते हैं जिसके ज़रिए से फैक्ट्स जो है वो पब्लिश हो जाते हैं और लोगों की नॉलेज में होते हैं। मास मोबिलाइजेशन और जिसे लॉबिंग कहते हैं, एक लॉबिंग करके कि नेशंस के साथ या मीडिया के साथ लॉबिंग करके इसमें काम करवाते हैं। जैसे बहुत सारे बंधुआ मज़दूरों को छुड़वाने के लिए, या बाल मजदूरी जिसे कहते हैं, चाइल्ड लेबर, उसको ख़त्म करने के लिए कितनी सारी फाउंडेशंस हैं। आप देखेंगे इंडिया में कितने लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो इन्हीं के ज़रिए से आए। अब नेशनल एनजीओज़ हैं, वो कितने ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स हैं वो रेगुलेट कर, एक तो कोर्ट के ज़रिए से, जुडिशरी के पास कितनी सारी, देखिए आप कितनी सारी जजमेंट्स हैं। आप PUCR की 4-5 जजमेंट्स हैं, 1997 की है, 2004 की है, 2011 की है, PUCR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी तरह बंधुआ मुक्ति मोर्चा, देखिए ये भी क्या एनजीओ ही है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी याद होगी आपको कि इसने इसी तरह जो है राइट टू एजुकेशन में देखिए आप यूनिकृष्णन JP वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ AP, इसमें राइट टू एजुकेशन दे करके इंटरनेशनल ट्रीटीज़ पे रिलाई किया। इसी तरह मिस मोहिनी जैन में भी जो ICESCR है, इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, उसके आर्टिकल 26 और आर्टिकल 13 ऑफ UDHR पे रिलाई करके ये कहा कि ये राइट हमारे पार्ट 3 में है। इसी तरह बहुत जैसे E-फार्म का एक वो है, बड़ा ये कंट्रोवर्शियल जजमेंट है, बट आप इसको देख लीजिएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है, E-फार्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स मोर देन 1500, उसको लेकर के उसको लाइमलाइट में लाने में कितना काम किया। नीलाबाटी बिहारा की जजमेंट है। इसी तरह विशाखा की जजमेंट जो सबसे लैंडमार्क है, उसको थोड़ा सा हम यहाँ मेंशन भी करेंगे। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये मशहूर जजमेंट है 1997 की, AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट 3011। देखिए इस जजमेंट में कितनी छोटी लेवल से लेकर के ऊपर तक काम हो गया। इसमें क्या था कि बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज को लेकर के छोटे स्तर पर, बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे थे कुछ लोग। तो बनवारी देवी नाम की एक औरत थी और उस बेचारी ने एक जगह रोका इसको, बाल विवाह को। इससे एजिटेटेड होकर के अपर कास्ट, अपर कम्युनिटी ने बनवारी देवी का गैंग रेप करने का अटेम्प्ट किया, एंड दे कमिटेड गैंग रेप अपॉन हर। और इसका कॉग्निजेंस लेकर के केस आगे बढ़ता गया और सुप्रीम कोर्ट के पास ये आया। और चूंकि उस वक्त तक कोई गाइडलाइंस नहीं थी, लेकिन 1995 में चूंकि वो हो चुका था बीजिंग में, और एनजीओज एक्ट एज प्रेशर ग्रुप्स, तो सुप्रीम कोर्ट रिलाइड ऑन व्हाट, सीडा। इन्होंने सीडा पर रिलाई किया, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, 1979। इसमें कहा कि ये इसके हम सिग्नेटरी हैं, और रिजर्वेशंस का पार्ट अलग है। जिस चीज़ को हमें रिजर्वेशन किया कर रखा है इसमें, वो हमारे इस फैक्ट इन इशू या केस एट हैंड्स का पार्ट नहीं हो सकता। तो इसमें ये कहा कि ये यहाँ पे गाइडलाइंस इशू करके कहा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे गाइडलाइंस इशू कर दिए। तो दे revolutionize the system by acting as pressure groups, by acting as catalysts of changes through lobbying or through other mechanisms. तो इस तरह बहुत सारी देयर इज अ कैटेना ऑफ जजमेंट्स, नेशनल और ट्रांसनेशनल। अब ये नेशनल से देखिए इंटरनेशनल लेवल में अगर हम जाना चाहेंगे, देखिए एक एनजीओ है जिसका नाम है कोर फाउंडेशन,
जिसे हम कहते हैं COHRE, कोर फाउंडेशन। इनका क्या काम है? ये सेंटर ऑन ह्यूमन राइट्स एंड इविक्शन, ये हाउसिंग लॉ राइट्स को लेकर के कैंपेन करते हैं। और 2010 में एक लैंडमार्क केस आया था 2010 में, जिसे कहते हैं कोर वर्सेस इटली। एक आबादी है इटली के एक प्रोविंस में, एरिया में, जिन्हें रोमा पीपल कहते हैं, रोमा आबादी, इन्हें रोमानी भी कहते हैं। ये बाहर से आए हुए लोग हैं, इन्हें उर्दू में, इंग्लिश में जिप्सीज भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज जिप्सीज। आप अक्सर इनको ब्रिटिश जिप्सीज कहते हैं। ये एक्चुअली इंडिया ही से निकले हुए लोग थे। ये 500 के आसपास BCs में निकले यहाँ से, और फिर वहाँ जाके आबाद हुए। अब चूँकि वहाँ से नस्ली ये पुश्तैनी नहीं है, एक तरह से इंडिजिनस है, तो इनको इनको निकाला गया। गवर्नमेंट ने एक कैंपेन किया बाकायदा, और फिर इनको हटा करके वहाँ से एक्सपेल और एविक्ट किया गया जहाँ ये रहते थे। एंड कोर फाउंडेशन ने बहुत काम किया। एंड इन द जजमेंट, जो यूरोपियन सोशल चार्टर इसको बाउंड करता है, क्योंकि उसका पार्ट है ये इटली, यूरोपियन सोशल चार्टर, ये आर्टिकल 31 में राइट ऑफ हाउसिंग देता है हर एक को। तो कोर्ट फाउंड इट गिल्टी, इटली वाज फाउंड गिल्टी फॉर दैट, और डायरेक्शंस मिले। तो किन के कहने से हुए? इसी तरह आपने स्विट्ज़रलैंड का वो फेमस देखा होगा। स्विट्ज़रलैंड में एक्चुअली 1961 से लेकर के एक ग्रीन पीस करके एक फाउंडेशन है, ग्रीन पीस। 1961 में वहाँ पे कुछ जो केमिकल जायंट्स थे, उन्होंने डंपिंग शुरू कर दी एक एरिया में। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका नाम उस एरिया का प्रोबेबली बॉनफॉल है या क्या है, बॉनफॉल ही है शायद। उसमें उन्होंने डंपिंग शुरू कर दी केमिकल वेस्ट की। तो ग्रीन पीस वालों ने शुरू किया प्रोटेस्ट, और उस टाइम तक 1976 तक ये होता रहा। कोई लॉ नहीं था, देयर वाज नो लॉ विच प्रोहिबिटेड देम फ्रॉम डंपिंग देयर। अब क्या करते? तो 2000 के आसपास ग्रीन पीस फाउंडेशन के 100 मेंबर्स, चूंकि स्विट्ज़रलैंड है तो स्विस नेशन में 100 प्रोटेस्ट में आना का मतलब मुल्क ही हिल जाएगा, और थर्ड वर्ल्ड नेशंस में 100 का मतलब तो कुछ नहीं, इतना ही तो टिकट लेने की लाइन में ही लग जाते हैं। तो 100 लोग जमा हो गए एक जगह, और उन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया एक एरिया को, और ये कहा कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और एग्रीमेंट हो गया बाकायदा, और ये जो कंपनीज थी जिन्होंने ये वहाँ डंप किया था, दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद दिस ग्रीन पीस फाउंडेशन कि हम इसको साफ खुद ही करेंगे, और कंपेंसेट भी करेंगे अगर इसके विक्टिम्स होंगे इस पॉल्यूशन से। तो बहुत मास लेवल पे भी काम कर रहे हैं, और कुछ इसमें एथिकल कंसिडरेशंस भी हैं। जैसे अब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इंसान की, अच्छा जैसे एक है इंजीनियरिंग की, एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें इससे तारुफ करवाया, फाउंड्री इंडस्ट्री। अब फाउंड्री इंडस्ट्री क्या करती है? ये मेटल कास्टिंग करती है। मेटल कास्टिंग क्या होती है? जैसे गाड़ियों के एक्सेल बनते हैं, रिम बनते हैं, डंडे बनते हैं, कुछ और, उनकी कास्टिंग होती है। तो कास्टिंग में रेत यूज़ होता है, वो रेत बल्क में लाया जाता है, और उस कास्टिंग के दौरान मेटल को उस कास्टिंग के जो उसमें डाला, सांचे में डाला, उसके लिए रेत इस्तेमाल किया। फिर वो रेत इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, और उसके साथ सिलिकॉन मिल जाता है, बारिश पड़ने में वो बह जाता है। तो जो भी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं अक्सर कैंसर से सफ़र करते हैं, और जो इस एरिया के आसपास रहते हैं उन सब को डिजीज़ होती हैं। अब कितना काम है इन फील्ड्स में। अब चूँकि इसमें बड़े बड़े सिंडिकेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कभी कभार नेशंस आर रिलक्टेंट टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स। उस वक्त NGOs का काम बहुत आता है। अब इसलिए NGOs को बहुत थ्रेट्स एंड स्मीयर कैंपेन्स ये सब फेस करना पड़ता है, और एक एथिकल कंसिडरेशन भी है NGOs के काम का। फॉर एग्जांपल एथिकल क्या कंसिडरेशन है? वो रिपोर्टिंग गलत भी कर सकते हैं, और अगर उनको फाइनेंसिंग प्रॉब्लम है तो उनको वो एजेंसी जो ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स को डिग्रेड करना चाहेगी, दे कैन ट्राई टू ब्राइब देम और बाय देम। वो एक एथिकल कंसिडरेशन है इसमें, जिसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकता है।
तो हम इस तरह से ये समझें कि NGOs का काम है मास लेवल पे, दे मेंटेन द ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स और प्ले एन एक्टिव रोल इन प्रेशराइजिंग द नेशंस और द सिस्टम्स ऑफ द सोसाइटी इन मैनी वेज। अब उन वेज को हम डिस्कस करके इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। बहुत ब्रीफ सा टॉपिक है ये। अब क्या क्या वो करते हैं, अब देखिए, जैसे उनके रोल हैं कुछ, एक हम लिख लेंगे जैसे कंसल्टेटिव रोल है, कंसल्टेटिव रोल है ना। तो ये दे ऑल्सो प्ले ए कंसल्टेटिव रोल, जिसमें गवर्नमेंट्स को ये हरकत में लाते हैं और उनसे कंसल्ट करते हैं डिफरेंट इश्यूज़ को लेकर के, और लोगों के प्रॉब्लम समझाते हैं और बताते हैं कि क्या करना है और लोग क्या चाहते हैं और ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द नेशंस क्या हैं। बिकॉज जॉइंट एफर्ट्स, खासकर थर्ड वर्ल्ड नेशंस में तो देर आर नो कॉरपोरेट एफर्ट्स put by the state agencies for the study, implementation and standardization of human rights। ऐसा नहीं देखेंगे आप, बल्कि आप देखेंगे 1993 के बाद ही प्रेशराइज होकर के ह्यूमन राइट्स एजेंसीज एस्टैब्लिश हो गई इन थर्ड वर्ल्ड नेशंस में, वरना नहीं था। और उनको पावर्स जो दिए गए हैं, अक्सर क्रिटिक्स कहते हैं टूथलेस बॉडीज़ हैं, खास पावर्स नहीं दिए गए हैं, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज़ हैं, वो कंपेंसेशन पास करते हैं एंड गवर्नमेंट्स इजीली डिनाई देम। ये भी एक मसला है। NGT देखिए ऑर्डर निकालता रहता है और पोल्यूशन नॉर्म्स, एनवायरमेंटल वायलेशंस के लिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं उनके ऑर्डर्स। तो टूथलेस भी है, लेकिन रेवोल्यूशनाइज भी हो गया। अब जैसे गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स में ट्रांसपेरेंसी एक है यूनाइटेड नेशंस का, तो ट्रांसपेरेंसी में RTI एक्ट आया। इट्स अ रेवोल्यूशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव सिस्टम। कितना बड़ा रेवोल्यूशनाइज किया इसने। अब देखिए जितना व्यापम स्कैम जो निकला मध्य प्रदेश में, उसमें कितने लोगों की डेथ कॉज हो गई। बट ये MBBS में जो स्कैम चल रहा था, ये RTI से ही बाहर आया और एक्टिविस्ट ने, विसल ब्लोवर्स ने बाहर लाया। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स अब वैसे फॉर्म में तो नहीं होंगे। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बट डिसअपॉइंटमेंट इज़ नॉट द सोल्यूशन, इम्प्रूवमेंट इज़ द सोल्यूशन, वी कैन सजेस्ट दैट। तो कंसल्टेटिव रोल एक है इनका। एक इसी तरह मीडिएटरी रोल भी करते हैं ये। मीडिएटरी रोल, ये नेगोशिएट करवाते हैं, ये फॉर एग्जांपल कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन दिस नेशन एंड दैट नेशन। अच्छा, थर्ड इनका रोल है इसी तरह डेवलपमेंटल एंड सपोर्ट फैसिलिटेटिंग। ये सपोर्ट फैसिलिटेट करेंगे, फैसिलिटेटिंग। और इसी तरह मॉनिटरिंग का रोल है। सपोज मॉनिटर करते हैं, और मॉनिटर करने के बाद काफ़ी नहीं है, ये मॉनिटर करते हैं। आप देखेंगे अक्सर रिपोर्ट्स आती हैं, हमें पता भी नहीं होता है। आप देखिए वो एक यजीदी गर्ल है, यजीदी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, उसके साथ कि कितना ज़्यादा BBC ने उसको रेज़ करवाया, कितना ज़्यादा वो हो गया। वो आप देखेंगे, इट्स ए हॉरेबल वीडियो टू वॉच। उसकी क्या कैफियत रही है, अब वो दुनिया तक पहुंच गई बात। आप इसी तरह आपको याद होगा फ्यू इयर्स बैक इंडियाज़ डॉटर करके एक मूवी आई थी, जिसको BBC ने बनवाया था, लेस्ली वुडविन ने, और उसको बैन भी किया गया पहले। लेकिन उसने कितना इमोटिव सेंस लाया नेशन के अंदर कि क्या देयर इज़ नो फीलिंग ऑफ रिमोर्स इन द परपिट्रेटर्स और द अक्यूज्ड, ये पता चला, और किस तरह वो बात कर रहे थे इंटरव्यू में। तो ये सारे काम कौन करता है? ये नॉन स्टेट एजेंसीज करते हैं, जो NGOs हों। इसी तरह क्या करते हैं, कलेक्टिंग रिपोर्ट्स और कलेक्टिंग डेटा और फिर उसको रिपोर्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं, और इस तरह ये वॉच डॉग्स के फॉर्म में है। इसी तरह लॉबिंग करते हैं, वो लॉबिंग करते हैं विद मीडिया अटेंशन लाते हैं इसकी तरफ। आप देखेंगे लेस्ली वुडविन जब यूट्यूब पे फिर रिलीज़ हो गई, आप देखिए लोगों ने जो है उसको किस तरह से टोरेंट्स के ज़रिए से देखा, एंड वो कितना ज़बरदस्त सेंस आ गया नेशन के अंदर कि देयर इज़, ये एक ह्यूमन राइट्स इशू है जिसकी तरफ तवज्जो ही नहीं जा रही है। और इसी तरह लॉबिंग में अदर नेशंस से
लॉबी करते हैं, ऑल्दो उसमें उनकी पॉलिटिकल और अदर कंसिडरेशंस होती है, बट लॉबिंग के पार्ट में ये भी है इंटरनेशनल एजेंसीज से या स्टेट मैकेनिज्म के साथ, जैसे ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ काम करके इंटरनीज या अदर बॉडीज़ या अदर एनजीओज काम करके रिपोर्ट्स तैयार करते हैं किसी चीज़ पे। इसी तरह वो प्रेशर एक्सर्शन और एक्सर्टिंग प्रेशर, ये एक और काम है उनका, एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन गवर्नमेंटल एजेंसीज और द स्टेट मैकेनिज्म्स टू एक तो किस किस चीज़ में प्रेशर, टू मेंटेन द सर्टन स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक तो इसमें। दूसरा प्रेशर वो एग्जर्ट करते हैं किस चीज़ में, टू रेटिफाई एंड साइन द ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ जिनके वो पार्ट नहीं होने चाहते हैं या जिसको लेकर के वो रिजर्वेशन दे देते हैं या सिग्नेचर करके छोड़ देते हैं, उसमें भी बहुत काम करते हैं ये। किसके ज़रिए से, कि वो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग ट्रीटी बॉडी सिस्टम जितनी भी हैं उनको अलाउ करें। जैसे आप देखेंगे OHCHR जो है, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, और रेफ्यूजीज़ का भी इसी तरह, उनको बहुत सारे नेशंस पहले अलाउ ही नहीं करते थे ऑफिस बनाने की, कि हम आपको यहाँ ऑफिस नहीं बनाने देंगे। NGOs के प्रेशर करने के ज़रिए से वो सब पॉसिबल हो गया। मेरे ख्याल से 6 पॉइंट या 7 पॉइंट हो गए थे, हम 7 मान के चलते हैं, 8वां पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसी तरह सपोर्ट सिस्टम इनका एक है। सपोर्ट सिस्टम में क्या करते हैं ये विक्टिम को, जो इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स विक्टिम होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। कैसा सपोर्ट, साइकोलॉजिकल। आप देखेंगे ये जो मैं विक्टिम जिसकी बात कर रहा था, यजीदी गर्ल जिसके साथ फॉर 6 months देयर वाज सेक्सुअल अब्यूज विद हर एवरी डे बाय सो मेनी पर्सन्स एंड शी वाज कैप्टिवेटेड एट द एज ऑफ 17। तो शी इज़ साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड और उसकी साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। हमें तो अपने घर के कंफर्ट जोन में ये समझ में नहीं आता। एंड देयर आर मिलियन अदर्स जो रिफ्यूजी क्राइसिस से बच्चे भागे हुए हैं और जिन्होंने हॉरिबल सीन्स देखे हैं। जो अगर आप जॉन नॉक्स की रिपोर्ट देखेंगे, जॉन नॉक्स ये रिपोर्टियर हैं UN के, तो आप देखेंगे रिफ्यूजी क्राइसिस में आप देखेंगे कि बच्चों के साथ ऐसे सीन्स देखते हैं वो माँ बाप से बिछड़ने का, समंदरों में डूबने का लोगों को। इट हैज़ अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अपॉन देम, और उनको साइकोलॉजिकली इसलिए रिहेबिलिटेट करना। इसी तरह फाइनेंशियली, कि अगर इनकी पढ़ाई का मसला है वो ज़रूरी है, मेडिकली भी ज़रूरी है, लीगल हेल्प है, और सोशल है। जैसे उनको जिस मुल्क में गए हैं, जर्मनी में रिफ्यूजीज़ हैं, उनको वहाँ के लोग कुछ शरपसंद लोग सताते हैं या किसी और मुल्क में, तो ये एक काम जो है NGOs करते हैं, वहाँ जाकर के उन लोगों में रहते हैं, अपने डॉक्टर्स भेजते हैं और क्या कहते हैं जो लोग साइकोलॉजिकली उनको ट्रेन करते हैं उनको भी भेजते हैं। और इसी तरह नॉलेज प्रमोशन एक काम है इनका, नॉलेज प्रमोशन, और जिसे हम अवेयरनेस भी कह सकते हैं। दे प्रमोट अवेयरनेस, कैसे करेंगे, कैंपेन्स के ज़रिए से, है ना, कैंपेन्स करते हैं। आपने देखा होगा अब यहाँ तो इन ममालिक में बहुत कम होता है, लेकिन अदर नेशंस में बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस को लेकर के। इसी तरह कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, आप देखेंगे इकोसॉक हर साल एक कॉम्पिटिशन करता है, कॉम्पिटिशन्स। इसी तरह ये पब्लिकेशंस आती हैं इनकी, बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं और पब्लिकेशंस आती हैं। इसी तरह पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स है, मीडिया है, और अब तो सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया के ज़रिए से ये चीज़ और ज़्यादा फ्लरिश करती जा रही है इनकी। इसी तरह एम्पेरिकल स्टडीज़ करते हैं, वरना ये पता ही नहीं चलता। एम्पेरिसिज्म एक और अप्रोच है इनका। अब स्टेट्स का ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स का मैकेनिज्म और रिपोर्टिंग अलग होता है, और उसकी कंसिडरेशंस बहुत सारे होते हैं। देयर आर एथिकल एंड पॉलिटिकल एंड सम सोशल कंसिडरेशंस एज वेल, जिनको वो कर सकते हैं। बट NGOs जो हैं दे आर इन ए सेंस मोर ऑटोनॉमस टू डू दैट। तो एम्पेरिसिज्म में वो रिपोर्टिंग करते हैं ग्राउंड से जा कर के, विक्टिम्स का उनका इंटरव्यू लेते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं, वो पब्लिश करते हैं। फिर इसी तरह ये स्ट्रेटजिक लिटिगेशन करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट्स को प्रेशर करके। आपने देखा होगा कि कई साल बाद डिसेबल्ड राइट्स का फिर 2006 में कन्वेंशन आया, कितनी साल तक प्रेशर ग्रुप्स ने प्रेशर एक्सर्ट किया, एंड देन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफ डिसेबल्ड राइट्स एक्ट आ गया 2016 में। तो आया फिर इसी तरह
जेंडर न्यूट्रल लॉज लाने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। तो जुडिशल सिस्टम और लेजिस्लेचर सिस्टम के ज़रिए से भी ये एक बहुत इफ़ेक्टिव फैक्टर बन जाते हैं ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो इसी तरह इनके काम जो है इसके अलावा भी बहुत हैं, जैसे टेक्निकल असिस्टेंस ये दे देते हैं लोगों को। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, और इन शॉर्ट इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये तो हमें समझ में आ जाता है। और वैसे भी अरबी की एक कहावत है कि गॉड हैज़ गिवन अस हैंड्स बट ही डज़ नॉट बिल्ड ब्रिजेस। तो ब्रिजेस तो हमें खुद ही बिल्ड करने पड़ेंगे। इसलिए एनजीओज़ की इंपॉर्टेंस तो ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म में मुझे तो लगता है कि दे आर द स्पिरिट फ्रॉम पास्ट मैनी ईयर्स, दे आर द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस तरह बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज़ का काम थोड़ा देखिएगा, कुछ केस लॉज की स्टडी करिएगा, और बाकी ये टॉपिक इज़ गेटिंग कंक्लूडेड। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।